न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर ये इस युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। ईरान के रक्षा मंत्री के हमले में मौत हो गई है, ये रॉयटर्स का दावा है। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट का दावा है कि ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो गई है और साथ में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर की भी मौत हो गई है। ये रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये दो बड़ी क्षति ईरान को सहनी पड़ी है। ईरान की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। पूरे मध्य पूर्व में इसी तरह की स्थिति दिख रही है, गल्फ के देशों में इसी तरह के हालात दिख रहे हैं। अलग अलग देशों से जब से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, देखिए इस तरह ये हैरान करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। ये सामान्य नागरिक हैं उन देशों के जो भागते दौड़ते आपको नजर आ रहे हैं युद्ध की इस आग के बीच में। क्योंकि अगर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये जो खबर हमारे सामने है, अगर ये सच हुआ तो वाकई ये जो संघर्ष है वो रुकने की जगह और बढ़ेगा। ईरान के रक्षा मंत्री नामीर नासिरजादे और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर को लेकर रॉयटर्स के दावे इस वक्त हड़कंप मचा रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री और सेना के टॉप कमांडर का मार गिराया जाना क्या ईरान को इस कदर तोड़ चुका है कि अब वो इजराइल के साथ ही सीधे अमेरिकी बेसिस को चुन चुन कर वार कर रहा है, जहां खाड़ी देशों में तबाही मची हुई है। ट्रंप नेतन्याहू ने मिलकर जब खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला हमला किया है तो दिन के उजाले में हुआ यह पहला वार है, जबकि इसी ईरान में पिछली बार अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत वार किया तो वो रात के अंधेरे में किया गया। लेकिन अब के दिन के उजाले में ईरान में धमाके पर धमाके के पीछे वजह ये बताई गई कि ईरान को संभलने का मौका तक ना मिले, लेकिन ईरान ने खुद पर हमले के कुछ ही देर के भीतर बड़ा पलटवार कर दिया। ईरान ने अपनी जमीन पर हमले के 120 मिनट के अंदर इजराइल और अमेरिका दोनों को हमला करके चौंका दिया। ईरान ने हमले के 2 घंटे बाद 1 घंटे के भीतर इजराइल समेत खाड़ी के 8 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना चुन चुन कर बनाना शुरू किया। ये 8 तस्वीरें खाड़ी में विध्वंसक युद्ध से पूरी दुनिया में मचती खलबली की गवाही देती हैं, जहां इजराइल, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, इराक तक शनिवार को दिन के उजाले में दहकने लगे। सवाल ये उठने लगा, क्या ईरान ने इतनी तैयारी कर रखी है कि वो चुन चुन कर खाड़ी देशों में अमेरिका के बेसेस पर सीधे मुंह तोड़ जवाब देने लगा? बहरीन के अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले की इस आवाज को जरा सुनिएगा। अबू धाबी में जब ईरान की मिसाइल गिरती है, हमला होता है, ये तभी का वीडियो है। कतर के दोहा में ईरान की मिसाइल गिरती है तो आग के शोले उठते हैं, चारों तरफ काला धुआं नजर आता है। ईरान का बदला दोहा में दहकता शोला नजर आता है जब ईरान की मिसाइल दोहा में बदला लेने के लिए अमेरिकी बेस के पास गिर जाती हैं। इराक के कुर्दिस्तान पर हमले का वीडियो बताता है कि ईरान ने इस बार पूरे खाड़ी को दहलाने की तय कर ली है। ये सब क्यों ईरान कर रहा है? तो ईरान के मेनाब में इस चीख पुकार को सुनिए जो अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद उठी है। दावा है कि एक स्कूल है जो ईरान और इजराइल की लड़ाई में निशाने पर आ गया। इस बीच जब हमला पलटकर अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए ईरान ने किया तो अबू धाबी में लोग भागते, दौड़ते, भागते, बचते नजर आए। तो बहरीन पर जब हमला होता है तो ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए बहरीन ने इंटरसेप्टर मिसाइल दाग दी। लग रहा है जैसे पूरा मिडिल ईस्ट ही युद्ध की आग में झुलसने लगा है। जॉर्डन की राजधानी अमान में एक रिहायशी घर पर गिरी ईरान की मिसाइल के बाद का ये वीडियो है। शनिवार को ईरान ने इजराइल अमेरिका के हमले के 5 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट को युद्ध की चपेट में ले लिया है।
जिन देशों, जिन शहरों में कोई भी गुंजाइश नहीं लग रही थी कि वहां पर इस तरह का कुछ हो रहा है, वहां पर ऐसा हो रहा है। हमारे साथ दुबई से इस समय डॉक्टर माथुर जुड़ रहे हैं। बताएं वहां पर क्या कंडीशंस है? आप लोगों ने सोचा था कि वहां पर इस तरह की, उस पूरे इलाके में इस तरह से कुछ हो सकता है अचानक? हाय श्वेता, सो अभी भी आई एम देयर इन दुबई ओनली एंड यहाँ पे सब चीजें नॉर्मल ही है। अभी ऐसा कुछ भी, देयर इज नो स्टेट ऑफ पैनिक ओवर हियर और सब लोग सेफ है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग चाहो तो मैं कैमरा रोटेट करके मैं जरूर आपको दिखा जरूर सकता हूँ। जी। और क्या कोई कोई ये नॉर्मल चीज चल रही है। हाँ, पीपल आर ऑफरिंग प्रेयर्स ओवर हियर। रमजान का टाइम चल रहा है, तो अगर के आपको देखना है, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू जूम नहीं, इन दिस। हम लोग देख पा रहे हैं इसमें। क्या कोई अलर्ट साउंड किया गया है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं कि कुछ हो सकता है, आप लोग किसी शेल्टर वाले एरिया में रहिए, कुछ ऐसी चीजें कही गई हैं क्या? नहीं 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 श्वेता, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जनरली ऐसा कुछ भी अगर होता है तो हमारे पास सबसे पहले वो अलर्ट आ जाता है। ऐसा मतलब कुछ भी अगर छोटी छोटी चीज भी होती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले जब बारिश का भी अलर्ट था तो भी हमारे पास आ गया था। तो सच कुछ भी नहीं है कि नथिंग टू वरी अबाउट कि कुछ मेजर कुछ हुआ है। क्योंकि बस पास में ही अबू धाबी में जो हुआ उसके बाद से थोड़ा इंडिया में भी रहने वाले आप सबके रिलेटिव्स भी आप सबको कॉल कर रहे होंगे। जी जी जी। सो मतलब मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मतलब व्हाट इज द सिचुएशन ओवर देयर। तो इसीलिए मैंने फिर सबको जितना मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ मैं उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ। कि सब चीजें यहाँ पे स्मूथ है, सब चीजें यहाँ पे ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एडवाइजरी भी नहीं है और चीजें यहाँ पे स्मूथ चल रही है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको पूरा एरिया। जी आई जी, लिव इन शांत बार्दो दिख बाई रहा है। इंडिया ओनली जी। एंड यहाँ पे सब चीजें नॉर्मल ही है। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही बुर्ज खलीफा भी है। हाँ, हाँ। तो यहाँ भी ऐसा कुछ भी एडवाइजरी नहीं है, सब चीजें स्मूथ चल रही है। एक्चुअली देयर इज नो स्टेट ऑफ पैनिक ओवर हियर। मतलब बुर्ज खलीफा खाली कराया गया, ये सब खबरें कहीं कहीं से आ रही थी, ये सब नहीं है? ऐसा नहीं है? अब इस चीज का मेरे पास कुछ वो नहीं है, आई ओके, डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट क्योंकि ठीक है। बट ऐसा को दिख नहीं रहा। अगर आपको दिख रहा होगा तो नॉर्मल लाइट्स ही चल रही है बुर्ज खलीफा पे भी, जो मतलब जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर अस। हाँ, हाँ। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टे सेफ डॉक्टर प्रेरित माथुर। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो दुबई में बहुत बड़ा भारतीय समुदाय रहता है। इनफैक्ट पूरे खाड़ी के देशों में अगर हम बात करें तो भारतीयों की संख्या वहां पर बड़ी है। लेकिन इस समय बहुत बड़ी चिंता, प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, इस समय बहुत बड़ी चिंता यह है कि एक दिन जैसे जैसे बीत रहा है, अगला दिन आने वाला है, कहीं पर भी संघर्ष रुकता हुआ नहीं दिखता है। इस समय के क्या अपडेट्स अगर हम इस पूरे क्षेत्र को देखें तो? देखिए श्वेता, अगर आप देखें तो इस समय केवल दायरा जो है वो इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की गई है और केवल एक जो है वेव ऑफ अटैक नहीं है, बल्कि अब से थोड़ी देर पहले ही दुबई के अंदर और खासतौर पर यूएई के अंदर कई जगह पर हमलों की खबर आई थी। और साथ ही यूएई ने इस बात को कंफर्म किया है कि उस अनादर जो वेव आई थी अटैक की, उसको भी इंटरसेप्ट किया गया है। साथ ही तस्वीरें वगैरह भी सब जारी की गई हैं यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। साथ ही सऊदी अरब, बहरीन और इन तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यूएई में, एमबीजी और एमबीएस, जिनके बीच में माना जा रहा था कि अभी तक संबंध बहुत तनावपूर्ण थे, उनके बीच में फोन कॉल हुआ है। कतर के जो सुल्तान हैं, अमीर हैं, उनकी बातचीत हुई है यूएई के सुल्तान के साथ में, क्राउन प्रिंस के साथ में। ये सारी चीजें बताती हैं कि डिप्लोमेसी भी एक तरफ तेजी से चल रही है, साथ ही ये जंग जो है उसका दायरा भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। कोशिशें इस चीज को लेकर हो रही हैं कि किसी तरीके से इसके अंदर फिलहाल ब्रेक लगाया जाए, लेकिन ईरान को किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर भी अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, चाहे अनचाहे ये पूरा हिस्सा जो है, ये बड़ा इलाका इस जंग की आज आग के अंदर धधक रहा है। और इसमें अब बड़ा खतरा यह है कि अगर दूसरे देश भी इसके अंदर शामिल होते हैं ये कहते हुए कि दे हैव राइट टू रिस्पॉन्ड, उनकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, तो फिर तो इस जंग का दायरा भी और उसका स्तर भी बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि धमकी तो ऐसी दे ही दी गई है। प्रणय, बने रहिए हमारे साथ। इजराइल ने इस बीच दावा किया है कि उसने ईरान की सभी रणनीतिक रक्षा प्रणालियों पर हमला किया है। इजराइल का यह बड़ा दावा है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने पश्चिमी ईरान के करमानशाह में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम SA-65 को ध्वस्त कर दिया है। इजराइल की तरफ से यह सीधे सीधे कहा जा रहा था कि जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है। और उसने कहा है कि यह बड़ा दावा किया है कि उसकी तरफ से एंगेज किया गया है, सभी रणनीतिक रक्षा प्रणालियों पर प्रहार हुआ है। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि पश्चिमी ईरान के करमानशाह में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम वैसे ही कमजोर है ईरान का, और उसमें भी SA-65 को ध्वस्त करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है।
मिसाइल अगर ईरान की ताकत है तो एयर डिफेंस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। 3 देश, 3 ऑपरेशंस, 3 नाम, उनका भी जिक्र हम अब करते हैं। इजराइल ने हमले का नाम दिया ऑपरेशन शेर की दहाड़। अमेरिका ने ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा। ईरान के ऑपरेशन का नाम है फतेह-ए-खैबर। तीनों के ऑपरेशन का सीधा मतलब इस बार आर या पार। जहां कतर में हमले का एक वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा उसे देखकर कि ईरान ने पहले ही दिन मिसाइलों का जखीरा किस तरीके से अटैक के लिए खोल दिया। कतर का आसमान से गिरती ईरान की एक मिसाइल। शनिवार को ईरान और इजराइल की लड़ाई में छिड़े महायुद्ध का ये मोबाइल वीडियो बताता है किस तरह अमेरिका जहां जहां बैठा है, खाड़ी देशों में वहां मिसाइल गिराकर अमेरिकी बेस को ध्वस्त करने में ईरान जुटा है। यहां आसमान से गिरती मिसाइल देखकर कतर में एक शख्स हिंदी में बोलता दिखता है जो कहता है साइड में हो जाओ, साइड में। साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। ओह माय गॉड, बिल्कुल मेरे रूम के सामने। और फिर तभी वहां लोग भागते नजर आते हैं। चंद सेकंड के भीतर कतर में वहां दूसरी तरफ से लोग भागते दौड़ते नजर आते हैं। फिर मिसाइल गिरने के साथ धमाका होता है, ऊपर तक लपटें उठती हैं, काला धुआं आसमान तक जाता है। इसी तरह की मिसाइल गिराकर युद्ध के पहले दिन इजराइल और अमेरिका के आगे क्या ईरान ने अपनी ताकत बड़े स्तर पर दिखा दी है? ईरान ने बड़ा दावा किया है, यानी इजराइल का दावा हमने आपको दिखाया। ईरान ने भी बड़ा दावा किया है कि उसने कतर में तैनात बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने वाले अमेरिकी रेडार को नष्ट कर दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसने कतर में अमेरिकी FP-132 बैलिस्टिक रेडार को हमले से तबाह कर दिया है। कतर में अमेरिका को बड़ा झटका देने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। Guys, look at other. और ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल पावर है, ये बात आज एक बार फिर साबित हो गई। ईरान ने आज पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया। अमेरिकी सैन्य अड्डों वाला हर देश आज ईरान के निशाने पर एक एक करके आया, जिसकी सुरक्षा को भेदने में ईरान कामयाब हो गया। सवाल यह है कि शुरुआत अगर इतनी विध्वंसक है तो फिर इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा? इजराइल के शहरों में ईरान का मिसाइल हमला। कतर में गिरी ईरान की मिसाइल। इराक को ईरान ने दहला दिया। सऊदी अरब में ईरानी हमले से हड़कंप। बहरीन भी ईरानी हमले की जद में आया। यूएई में ईरान के हमले में भारतीय की जान गई। कुवैत को भी ईरान ने नहीं बख्शा। अमेरिका और इजराइल के हमला करने के चंद घंटों के अंदर ही ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति दिखा दी। बता दिया है कि ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ईरान जब जहां चाहे पूरे पश्चिम एशिया को जला सकता है। अमेरिका भी क्या कुछ नहीं कर पाएगा? ईरान के गुस्से से जलता ये कतर का दोहा है, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे को ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया। इस हमले ने बता दिया कि ईरान के पास अमेरिका के सुरक्षा चक्र को भेदने की ताकत है। अब बहरीन में ईरान की गिरती ये मिसाइल देखिए। बहरीन में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना पाएगा। पश्चिमी एशिया के अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम यहां तैनात होने की खबरें आईं, लेकिन ईरान ने बता दिया कि उसके हमले को अमेरिका भी नहीं रोक सकता। यही इस जंग की सबसे खतरनाक बात है अमेरिका और इजराइल के लिए कि जिन ठिकानों पर मारा है वो डिक्लेयर्ड ठिकाने थे। ये अमेरिकी एयरबेस के पास हुआ है।
अगर एरिया डिफेंस सिस्टम आपका काम करता है, मैं आपको बताता हूं, मैं उस सिस्टम में रह चुका हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके पास पेनिट्रेट कर सके, क्योंकि नोन टारगेट्स हैं। अगर नोन टारगेट्स को आपने डेसिमेट कर दिया और आप गिर गए, ये बहुत चिंता का विषय है अगर आप एयर डिफेंस नेटवर्क में काम करते हैं। तो युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका ईरान को नहीं रोक पाया, जबकि वो महीने से इस युद्ध की तैयारियों में लगा था। फिर भी तस्वीरें उसके लिए पहले दिन अच्छी खबर लाती नहीं दिखती। एक बात जरूर है कि जो क्लेम्ड कैपेबिलिटीज है ना अमेरिका की और इजराइल की, मुझे लगता है उनके अंदर भी अब दुनिया को देखने को मिलेगा कि उनके अंदर भी गैप्स है। इतना बड़ा गल्फ रीजन है, 6-7 कंट्रीज हैं, पूरी कंट्रीज को कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है गौरव, उसमें गैप्स होंगे। और जो ईरान है वो यहाँ पिछले 30 साल से इन्हीं को असेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गैप्स हैं। अगर ईरान ने सारे पत्ते खोल दिए, मैं नहीं समझता ईरान अभी सारे पत्ते खोलेगा। तो ईरान भले ही अकेला दिख रहा हो, लेकिन वो पूरे पश्चिम एशिया को दहलाने की ताकत रखता है। इस वक्त पश्चिम एशिया के सभी देश ईरान के हमले से दहले हुए हैं। वहां रहने वाले लोग जान बचाने के लिए अमेरिकी ठिकानों से दूर भाग रहे हैं, जो बताता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी भरोसा हो गया है कि अमेरिकी गारंटी के बावजूद वो सुरक्षित नहीं है। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि इकलौते रिपोर्टर जो वॉर के हिसाब से ईरान में कवर करके आए हैं अभी अभी, वो सुमित हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस ईरान ने अपनी पूरी ताकत, ईरान ने अपनी पूरी लैब खोलकर रख दी थी आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ईरान को अंदाजा था इतनी जल्दी इस तरह का आक्रमण उस पर हो जाएगा। देखिए श्वेता, अंदाजा ईरान को और आईआरजीसी को बहुत अच्छे तरीके से था। मैं जब उनसे लगातार मिला, उनके कमांडर से मैंने बातचीत की, ये बात क्लियर थी उनको कि देखिए कभी भी वक्त, किसी भी वक्त परिस्थितियां बदल सकती हैं, और शायद इसकी तैयारियां लगातार ईरान की तरफ से की भी जा रही थी। अभी हाल ही में हमने देखा था कि देखिए जब हम इस्फहान गए, हम लगातार तबरीज के इलाके में हम गए थे, हम लगातार नतांज के इलाके, ये सारे वो इलाके हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर आईआरजीसी की जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, इसके अलावा उनके जो मिसाइल सेंटर्स है, वो भी वहीं पर तैनात किए और गए। अमेरिका ने जिनको न्यूक्लियर साइट्स बोलकर बॉम्ब भी किया था। असल में इन्हीं के पास में न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स भी हैं। हाँ। ईरान ने बहुत लंबे समय से, अभी देखो जो पिछले 1 महीने से परिस्थितियां बदली, उन्होंने इन सभी चीजों को मूव करना शुरू कर दिया और अपनी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके अंदर बड़े चेंजेस करने भी शुरू कर दिया। अभी अगर इंपॉर्टेंट आप देखें तो अभी किसी भी आईआरजीसी के कमांडर को सेंटर तेहरान से कमांड लेने की जरूरत नहीं है। पिछले कई दिनों में उन्होंने जो चीजें बदली वो ये थी कि अब सीधे तौर पर अगर लोकल कमांडर ये समझता है कि थ्रेट परसेप्शन बढ़ रही है तो रिटेलिएट कर सकता है। अच्छा। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ईरान ये मान चुका था कि अमेरिका के और इजराइल के टारगेट पे ना सिर्फ सुप्रीम लीडर होंगे, आईआरजीसी के कमांडर होंगे, लगातार उनके जो टॉप आप कह सकते हैं मिसाइल साइंटिस्ट होंगे वो भी होंगे। तो चेन ऑफ कमांड सेकंड उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया था। और अभी अगर आप देखें, भले ही आपने देखा कि ये 12 दिन का संघर्ष हुआ था पिछले साल, कमोबेश अगर आप तस्वीर देखें तो उसी तरीके के मिसाइल सेंटर्स पर, उसी तरीके के कमांड सेंटर्स पर, उसी तरीके के बड़े टॉप ऑफिशियल्स पे सेंट्रल तेहरान के अंदर अटैक किए गए। लेकिन जब आप नुकसान की बात करते हैं, नुकसान भले ही देखिए जिस स्कूल पर अटैक हुआ है वहां पर करीबन 50 से ज्यादा बच्चियां मारी गई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ईरान ये बात जानता था कि यही बड़े टारगेट्स हो सकते हैं, पॉसिबल टारगेट्स होते हैं। अब जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि मुमकिन उनके रक्षा मंत्री की जान चली गई है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर की जान चली गई है, तो ये चीजें यानी उस ढांचे में जिसको ये बदल रहे हैं उससे अफेक्ट नहीं होगा। देखिए आपको याद, मैं आपको बार बार क्यों कंपैरिजन कर रहा हूं पिछले साल का, पिछले साल भी जब हुआ था तब आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स मारे गए थे, मिसाइल यूनिट्स के हेड मारे गए थे, और ये क्लेम किया गया था कि देखिए अब पूरी आईआरजीसी बिखर गई है। ये क्लेम अमेरिका ने और इजराइल दोनों ने किया था, लेकिन हुआ क्या, हमने थोड़े दिन में ही देखा कि उन्होंने अपनी जो मिसाइल की जो स्टॉकिंग थी वो बढ़ा दी, उन्होंने लगातार अपने नए कमांडर्स को नियुक्त कर दिया। तो आईआरजीसी के काम करने का तरीका, क्योंकि मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, मैं आपको बता सकता हूं कि वो हमेशा सेकंड लाइन जो अपनी कमांड्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो तैयार करके चलते हैं। और अभी भी उनको ये अंदेशा था कि देखिए यही पॉसिबल टारगेट्स होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, रिटेलिएशन किस लेवल पर होगी, शायद वही सबसे बड़ा आपने आईआरजीसी को भी करीब से देखा है, आईडीएफ को भी करीब से देखा है, और हम आपसे ये जानकारियां लेते रहेंगे। लेकिन पहले हम बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। ईरान ने आज पहले ही दिन दिखा दिया कि वो एक मिसाइल शक्ति है। जिस तरह से ईरान ने कुछ ही घंटों में अमेरिकी सुरक्षा चक्र को भेदते हुए उसके दोस्तों पर मिसाइलें गिराई, वो वाकई में चौंकाता है।
ईरान इजराइल को निशाना बनाने में कामयाब हुआ, जबकि इजराइल लगातार पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए अपनी सुरक्षा पुख्ता कर रहा था, लेकिन फिर भी इजराइल की मिसाइलें वहां पहुंच गईं। बहरीन में ईरान ने ड्रोन से अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे को तबाह किया। इसकी तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी। यहां पर ईरान के ड्रोन ने अमेरिकी रेडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। यूएई में अमेरिका का अल धाफरा एयरबेस है, जहां पर अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों से यूएई को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन ईरान की मिसाइलें यहां भी पहुंच गईं। अफरा तफरी मचते सारी दुनिया ने देखा। कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है, सबसे बड़ा अड्डा समझ लीजिए। पश्चिम एशिया को अमेरिका एक तरह से यहीं से कंट्रोल करता है, बावजूद इसके ईरान की मिसाइलें इस सैन्य अड्डे को निशाना बना देती हैं। सऊदी अरब को भी ईरान ने नहीं छोड़ा, यहां भी ईरान ने तबाही मचाई, बता दिया कि वो अगर चाहे तो कहीं भी हमला कर सकता है। जॉर्डन को इस बार ईरान ने निशाना बनाया है। पिछली बार जॉर्डन ने इजराइल की तरफ आने वाली ईरानी मिसाइलों को रोका था, लेकिन इस बार ईरान ने उस पर ही मिसाइल गिरा दी। दिल्ली से जहां मध्यपुर में युद्ध का बड़ा असर पड़ा है, आज दिल्ली से आने जाने वाली 27 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। इनमें दिल्ली से उड़ान भरने वाली 20 फ्लाइट्स हैं, जबकि दिल्ली आने वाली 7 उड़ानें इसमें शामिल हैं। बीते साल हुतियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन वो बेनतीजा रहा। अमेरिका ने कुछ मिसाइलें दागी, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ भी यही होगा? इस लड़ाई के पहले दिन अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति दोनों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को मारने में वो कामयाब नहीं हो पाया। That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. ईरान को एक बार फिर दहलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप दो टूक कह चुके हैं कि वो ईरान को न परमाणु बम बनाने देंगे और न ही अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बनाने की उसे छूट दी जाएगी। That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए ट्रंप को ईरान की मौजूदा सरकार को हटाना होगा। और बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं? For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. डोनाल्ड ट्रंप ईरान में खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि वो इसके लिए कितना आगे तक जाएंगे। When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. तो ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर सवाल सीधा है, और वो ये कि इजराइल के साथ मिलकर हमला करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य क्या है। अगर उनका लक्ष्य ईरान में खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तो फिर उन्हें जमीन पर अपनी सेना उतारनी होगी। और क्या वो इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि चाहे ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू, दोनों की तरफ से ईरान की जनता को ही सत्ता बदलने के लिए कहा जा रहा है। सैन्य ताकत के लिहाज से इजराइल और अमेरिका को ईरान पर भारी बढ़त है। फिर भी इस बढ़त के बावजूद इन देशों का ईरान में रास्ता आसान ही है। एक्सपर्ट का मानना है कि बढ़त का मतलब ये नहीं कि इससे सफलता मिल जाए, क्योंकि ईरान भी इजराइल और अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान अगर लड़ाई के मैदान में अमेरिका को चुनौती देने में नाकाम भी रहता है, तो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने अभियान को सफल घोषित करना मुश्किल होगा, क्योंकि तब भी ईरान में खामनेई की सत्ता होगी। शायद यही वजह है कि ईरान पर हमले की शुरुआत ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई और वहां के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को मारने की कोशिश की शुरुआत से होती है। इसके लिए मिसाइलों से हमला किया जाता है, लेकिन दोनों नेता बचने में कामयाब हो गए। सवाल है कि जब तक ये दोनों नेता रहेंगे, तब तक ईरान को परमाणु बम बनाने से अमेरिका कैसे रोक पाएगा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड को हथियार डालने की चेतावनी कोरी धमकी ही मानी जाएगी। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में
मिलिट्री ऑपरेशन में सफलता मिली है। हालांकि ईरान पर यह साफ नहीं है कि ट्रंप तेहरान में खामेनेई की सत्ता को गिराने के लिए एक बड़ा लंबा सैन्य अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अमेरिकी सैनिकों के जान माल का नुकसान होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से भारी पड़ेगा। ईरान के रक्षा मंत्री और टॉप कमांडर के मारे जाने के दावे के बाद अब ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा दावा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश के सभी बड़े नेता सुरक्षित हैं, सभी जिंदा हैं। अरागची का इशारा सर्वोच्च नेता खामेनेई को लेकर माना जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं। 9.5 घंटे युद्ध को बीत चुके हैं। खामेनेई के घर पर ही सबसे पहले हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें देखा नहीं गया। इजरायल का दावा है कि खामेनेई के घर को तबाह कर दिया गया है। ईरान का दावा है खामेनेई को कुछ नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो खामेनेई जिंदा है कि नहीं है, यही सवाल पूरी दुनिया में इस समय पूछा जा रहा है, क्योंकि सुबह से देखिए जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, सबसे पहली खबर क्या आई कि 7 जगहों पर 7 मिसाइलों से उस एक जगह पर हमला किया गया। खामेनेई के घर पर हमला किया गया। इजरायल की तरफ से दावा किया गया है कि घर जो है वो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ईरान कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, खामेनेई जिंदा है, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रणय, एक तरफ खामेनेई को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी बात नहीं, और वो सुबह से ही इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस नुकसान का दावा और किया जा रहा है वहां के रक्षा मंत्री को लेकर, चाहे IRGC के कमांडर को लेकर, वो भी एक मोराल पर चोट कर सकता है। देखिए, मोराल पर तो चोट करता है। दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इस समय चल रहा है। दोनों तरफ से अपने अपने तरीके की जानकारी दी जा रही है। एक नैरेटिव इजराइल चला रहा है, दूसरा नैरेटिव ईरान की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन अजीज नाज़िरज़ादे जो कि ईरान के रक्षा मंत्री हैं, अभी तक वो सामने भी नहीं आए हैं और उनका बयान भी सामने नहीं आया है। अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनके बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, ऑन कैमरा स्टेटमेंट जारी किया है। इसके अलावा मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है, उनको सुरक्षित बताया गया है। निश्चित रूप से अगर टारगेटेड स्ट्राइक हुई है तो नुकसान तो हुआ होगा। अब नुकसान का दायरा क्या है, कितने लोगों को सुरक्षित रखा गया है, कहां-कहां टारगेटेड स्ट्राइक्स हुई हैं, अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी अगर श्वेता आप देखें तो अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने प्रिसाइजली किन लोकेशंस को टारगेट किया गया है। जैसा कि पिछली बार बताया गया था कि इस्फहान में, फोर्दो में, नातांज के अंदर किन-किन न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया गया। अब की बार कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि क्या टारगेटेड स्ट्राइक्स थी और उसके बाद किसको क्या कोई एलिमिनेशन का टारगेट था। केवल इतना इजराइल की तरफ से कहा गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ईरान की, उसको टारगेट किया गया है। लेकिन ये हम जानते हैं कि इजराइल की तेहरान के अंदर ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय को निशाना बनाया गया, सुप्रीम लीडर के कार्यालय को निशाना बनाया गया, लेकिन वो लोग वहां नहीं थे, वो सुरक्षित हैं। ये ईरान की तरफ से सामने आया। तो अभी ऐसा लगता है कि इस बारूद और इस धुएं के गुबार के बीच में सच कहीं छुपा हुआ है। ये देखना होगा, इंतजार करना होगा जब ये धूल बैठे कि एक्चुअली फैक्ट क्या है। लेकिन ये बात भी है कि एक तरफ दावा किया जा रहा है रॉयटर्स समाचार एजेंसी की तरफ से कि ईरान के रक्षा मंत्री को का नुकसान हुआ है, वो उन्हें मारा गया है, लेकिन ईरान ने न तो उसका कंफर्मेशन किया है। एक दूसरी तरफ अजीज नाज़िरज़ादे जो कि ईरान के रक्षा मंत्री हैं, वो भी सामने नहीं आए हैं। यदि वो सामने आ जाते हैं तो अब इस खबर का अपने आप खंडन हो जाएगा। बड़ी खबर, ईरान ने अपने नागरिकों को तेहरान छोड़ने के लिए कह दिया है। ईरान की तरफ से अपने नागरिकों से कहा गया है कि आप छोड़ दीजिए तेहरान। मोबाइल पर मैसेज के जरिए तेहरान छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ईरान के अधिकारियों का यह संदेश कि तेहरान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाएं लोग। अब आपको 2 वीडियो हम दिखाते हैं जो बताता है कैसे ईरान अपने फिदाइन ड्रोन से लगातार खाड़ी के देशों में अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन इसे कम लागत वाला बड़ा हथियार माना जाता है। इसी ड्रोन से ईरान ने बहरीन में दावा है कि अमेरिकी बेस पर ऐसा हमला किया कि वहां का रडार ध्वस्त हो गया।
प्रणय, अभी तक तो तेहरान को ही सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन अब तेहरान से बाहर निकलने की अपील। देखिए, तेहरान चूंकि राजधानी है इसलिए सबसे ज्यादा टारगेट पर होगी। ईरान एक बड़ा देश है, ईरान में काफी जो है विस्तार है, इसलिए अगर बहुत सारे लोग या खासतौर पर जो लीडरशिप है उसने पहले ही अपने बंकर्स डेवलप कर रखे हैं। ईरान ने मल्टीपल सेंटर्स इस तरीके से डेवलप किए थे। देखिए, जैसे सुमित भी कह रहे थे, इस बात की आशंका थी, ईरान को भी थी और साथ ही तैयारियां दोनों तरफ से चल रही थी और अलग अलग जो सिनारियोज हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। तो अगर आप देखें तो कई बार पहले भी तस्वीरें सामने आई हैं कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei जो है वो कूम जाते रहे हैं। इनफैक्ट अयातुल्ला खुमैनी जो थे, इनसे पहले जो सुप्रीम लीडर थे, उनका भी जो बड़ा पावर सेंटर था वो कूम ही था। कूम को माना जाता है IRGC का सबसे बड़ा गढ़। पॉलिटिकल राजधानी जरूर तेहरान होगी, लेकिन कूम को जो है वो एक बड़े पावर सेंटर और एक रिलीजियस पावर सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है ईरान की तरफ से। इसके अलावा मल्टीपल जो वॉर सेंटर्स हैं वो भी ईरान ने डेवलप किए थे जमीन के अंदर, और खासतौर पर जो टनल सिस्टम है उसके अंदर कई मिसाइलों के लॉन्चिंग पैड जो हैं वो तैयार रखे गए थे। और ईरान की तरफ से बार बार कहा गया कि उन्होंने इस तरीके के मल्टीपल अटैक्स और रिटेलिएटरी अटैक यानी काउंटर अटैक्स की पूरी तैयारी की है कि पहली वेव ऑफ अटैक यदि इजराइल की तरफ से आती है तो वो काउंटर अटैक कर सकें। इस तरीके के इंतजाम रखे गए हैं, जमीन के नीचे मिसाइल के साइलोज बनाए गए हैं। कई बार वो सारी तस्वीरें भी सामने आई थी। आपको याद होगा कि कासिम सुलेमानी का वो परेड लेता हुआ वो जो वीडियो था, उसके बाद अमेरिका की तरफ से जब कार्रवाई की गई और वही वीडियो फिर बाद में सरफेस किया गया कि शायद उनका ये जो मसल पावर था या मसल फ्लेक्सिंग जो था वो शायद कहीं भारी पड़ा। इसके अलावा जो टॉप लीडरशिप थी, ईरान के सेना प्रमुख को खासतौर पर जो 12 दिन की वॉर थी उसके अंदर मारा गया। उसमें भी कहा गया कि जिस तरीके से ईरान की तरफ से दिखाया गया कि कैसे वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसा कितना मिसाइलों का जखीरा जमा किया है, वो ही शायद नुकसान की वजह बना। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इतना जो मिसाइल पावर है वो ईरान अपने पास में जमा करता चला जाए। अभी ये लड़ाई पहले दिन में है श्वेता, और इसके कई चरण अभी आगे बाकी हो सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता का सबब यह है कि इसका दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है ये और बड़े इलाके को अपनी जद में ले सकता है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी असल चिंता ईरान के लोग हैं, वो उनकी आजादी को लेकर फिक्रमंद है, इसीलिए उनके अभियान का असल मकसद ईरान के लोगों को आजादी दिलाना है। लेकिन इससे जुड़ा एक और सवाल यह है कि क्या एयर स्ट्राइक करने भर से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और यही सवाल प्रणय हम चर्चा भी कर रहे हैं सुबह से कि जिस तरीके से, अच्छा एक और बड़ी खबर इस समय की हम बता देते हैं कि कराची में अमेरिकी कर्मचारियों की आवाजाही बैन है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास को लेकर वहां भी अलर्ट जारी हुआ है प्रणय। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है अपने दूतावास को लेकर। हालांकि अगर आप देखें तो कुछ समय से खासतौर पर जो ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था उसके मद्देनजर भी एक सिक्योरिटी अलर्ट अमेरिका की तरफ से जारी किया गया था। और आप देखें कि कराची पिछले कुछ समय से लगातार संघर्ष का भी सबब बनता रहा है, चाहे वहां पर जो है आगजनी की घटनाएं हों या फिर वहां जिस तरीके के जो है हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं उन चीजों के मद्देनजर भी, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान यानी इस जंग का दायरा पाकिस्तान फैलेगा इसकी आशंका तो नहीं है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कुछ देर पहले ही जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उनसे भी फोन पर बातचीत की है और अभी वहां पर उसकी आशंका नहीं है। लेकिन चूंकि टकराव इस पूरे इलाके के अंदर चल रहा है, इसमें कौन किस समय का मौके का फायदा उठाते हुए क्या कार्रवाई कर दे, इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और खासतौर पर अमेरिकी हित इन इलाकों के अंदर प्रभावित हो सकते हैं, अमेरिकी नागरिकों को कोलेटरल के तौर पर यहां पर निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर तो जो रॉयटर्स के हवाले से है वो वहां की लीडरशिप में किस तरह का नुकसान है उसे लेकर है। लेकिन रॉयटर्स का कहना है कि थोड़ी देर में खामेनेई संबोधित कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर कि खामेनेई थोड़ी देर में संबोधित कर सकते हैं। प्रणय जी, श्वेता अपना सवाल दोहराइएगा। खामेनेई संबोधित कर सकते हैं, यानी कि जितनी आशंकाएं और जितने दावे हो रहे हैं चारों तरफ से, उसमें ये बड़ा कदम हो जाएगा।
निश्चित रूप से ये ईरान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश होगी। अगर सुप्रीम लीडर इतनी टारगेटेड स्ट्राइक्स के बावजूद सुरक्षित हैं, ईरान उन्हें सुरक्षित रखने में कामयाब रहा है और उसके बाद वो निकलकर बयान भी दे पा रहे हैं। आपको याद होगा 12 डे वॉर के दौरान भी खमनेई ने एक बयान जारी किया था, भले ही वो बंकर से जारी किया गया था, उसको लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन वो एक सुरक्षित जगह पर हैं और वहां से वो बयान जारी कर पा रहे हैं। इस समय खमनेई का बोलना ईरान की सत्ता के लिए, IRGC के लिए, ईरान में जो रिजीम है उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जनता के अंदर ये मैसेज जाता रहे कि सुप्रीम लीडर सुरक्षित भी हैं और साथ ही थिंग्स आर इन कंट्रोल फॉर IRGC एंड इरानियन रिजीम, ये बताने के लिए कि सारी चीजें उनके नियंत्रण में हैं। इसके लिए भी ये जरूरी है। अब ये बयान अभी जारी किया गया है, पहले से रिकॉर्ड करके रखा गया है, क्या उस बयान के अंदर कहा जाता है, क्या वो मैसेज देते हैं, ये थोड़ा देखने की चीज होगी कि लेकिन ईरान की तरफ से दो चीजें आज की बड़ी मैसेजिंग है। पहला कि ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान पलटवार करेगा। ईरान ने जैसा कहा था कि उसका दायरा वो सीमित नहीं रखेगा, तो उसने वो भी इंश्योर किया है कि उसका दायरा सीमित नहीं रहे, यानी केवल US को टारगेट ना किया जाए और किसी एक जगह टारगेट ना किया जाए, मल्टीपल जगह टारगेट किया जाए, इजराइल को टारगेट किया जाए। और साथ ही वो अपनी लीडरशिप को सुरक्षित यदि बता रहा है तो वो ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि उसके नेता सुरक्षित हैं, उसकी सुप्रीम लीडर जो है वो सुरक्षित हैं और IRGC का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो भी सुरक्षित है। ईरान की मिसाइल पावर चारों तरफ चर्चा में है, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं है। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। ईरान के एक बड़े कमांडर सरदार जब्बारी ने कहा कि आज ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं वो कबाड़ थी, बहुत जल्द वो ऐसे हथियारों से हमला करेंगे जिसके बारे में उनके दुश्मनों ने सोचा भी नहीं होगा। अबू धाबी एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जहां पर भीड़ इस समय लगी हुई है। भीड़ आपको नजर आएगी क्योंकि लोग कोशिश में हैं कि वहां से निकल जाएं। 2 धमाकों की बात आज अबू धाबी से हुई थी, तस्वीरें सामने आई थी और अबू धाबी एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ है। सारे यात्री इस कोशिश में हैं किसी तरीके से वहां से निकल पाएं। हालांकि खाड़ी के अधिकांश जो हिस्से हैं वहां से नो फ्लाई जोन जैसी चीज़ ही है कि उन्होंने सबने अपने एयर स्पेस को बंद करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ अबू धाबी के एयरपोर्ट पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। जो सामान्य सामान है सबके पास वो लेकर सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। अधिकांश देखिए यहाँ पर भी जो टेस्ट ऑफ इंडिया करके ही एक दुकान आप वहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ से आप यात्रियों की ऐसी भीड़ दिख रहे हैं। आशीष गुप्ता दोहा में रहते हैं, वहाँ पर भारतीय मूल के हैं, उनसे हम जानते हैं। आशीष जी, क्या स्थिति है वहाँ पर? सब निकलना चाह रहे हैं, आप अपनी भी स्थिति बताएं। जी श्वेता, जैसा कि अभी हम पढ़ाई को सुन पा रहे थे कुछ देर पहले, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा ईरान ने चेतावनी दी थी हम लोगों को कुछ टाइम पहले कि अगर US ने या इजराइल ने हमला किया तो ये एक रीजनल वॉर छेड़ देगा। लास्ट टाइम भी जब 8 महीने पहले ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ पर बनी थी, जबकि इजराइल ने और US ने मिलकर के उसके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया था, तो ईरान ने फिर यहाँ पर बॉम्बिंग शुरू कर दी थी, मिसाइल्स दागे थे, लेकिन वो बहुत ही प्रिसाइज था, बहुत कोऑर्डिनेटेड था कतर के साथ, तो इसलिए वो बात ज्यादा नहीं बढ़ी थी। मगर इस बार वो काफी हद तक इसको देखा जाए तो बहुत इंटेंसिव है और कोई भी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। वो लगातार मिसाइलें दाग रहा है। मैं इस वक्त सेंट्रल दोहा में खड़ा हूँ, इज़दान टावर में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इफ्तार का समय चल रहा है, बच्चे यहाँ पर नीचे हैं, लोग यहाँ पर नीचे हैं, और लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ऊपर आसमान में रह करके मिसाइलें दाग रही हैं, जिसको कि कतर की जो आर्मी है वो इंटरसेप्ट करके उसको ध्वस्त कर रही है। तो नीचे उसके कुछ हिस्से भी गिर रहे हैं और धुएं का गुबार ऊपर बार बार हर कुछ देर में बह रहा है। अभी कुछ देर से शांत है फिलहाल 5 मिनट से, लेकिन 5 मिनट पहले की तस्वीरें मैंने आप लोगों को भेजी है US मिलिट्री के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष जी, सुरक्षित रहिए आप सब। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान को धुआं कर दिया। ये हमले इतने जोरदार थे कि तेहरान में धुएं और धूल के बड़े बड़े गुबार उड़ते हुए नजर आए। अमेरिकी हमले में मुख्य रूप से टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों को अलग अलग नेवल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। टॉमाहॉक मिसाइल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल होती है, जिसे जमीन, जहाज और पनडुब्बी यानी जल, नभ, थल तीनों से दुश्मन पर लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 880 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इसका वजन 1600 किलोग्राम है। इसकी खासियत सटीक निशाना जो GPS और टेरेन मैपिंग से गाइडेड होती है। अमेरिका इसका इस्तेमाल सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटर्स को तबाह करने में करता है। आज भी इसका अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। ये हम आपको जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं
अमेरिका की तरफ से। इजराइल की तरफ से तो मिसाइलें दागी ही गई हैं, लेकिन किस तरीके से अमेरिका ने इस्तेमाल किया है अपने उन प्लेटफॉर्म्स का जो उसने घेराबंदी के लिए, ईरान की घेराबंदी के लिए इतने दिनों से तैयारियां करके और उसके बाद इन्हें दागा है। तो ये जो टॉमहॉक मिसाइल होती है, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, किस तरह की क्षति पहुंचाने में कामयाब होती है वो तेहरान से आई हुई तस्वीरों से पता चलता है। और बड़ी खबर एक और आ रही है इस समय युद्ध से जुड़ी हुई। थोड़ी देर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और इसमें चर्चा इस मुद्दे पर होगी। हालांकि थोड़ी सी अजीब बात हो जाती है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह को क्या डोनाल्ड ट्रंप सुनेंगे, क्या खामेनेई सुनेंगे? श्वेता, कोई नहीं सुनने वाला। अब तो ईरान भी मुझे लगता है सिर्फ एक कह सकते हैं कि फौरी तौर पर जरूर गया है सुरक्षा परिषद में ये कहने के लिए कि देखिए हम पर अटैक किया गया और हमने डिफेंस में अटैक किया, क्योंकि ईरान भी ये समझ रहा है कि अब अगर वो अटैक करेगा तो निश्चित तौर पर उनके आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक से ज्यादा कई लोगों की आप उसमें आप कह सकते हैं कि जान भी जा सकती है, नुकसान हो सकता है और शायद ये मुद्दा इतना बड़ा ना हो, तो एक जस्टिफिकेशन ईरान भी देना चाहता है। हालांकि देखिए यूएन के अंदर आप देखिए कि कई देश जो है वो अमेरिका पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, इजराइल को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी ना है, क्योंकि अभी ईरान की पूरी कोशिश होगी कि वो रिटेलिएशन में ऐसा जवाब दे ताकि उसके अपने लोग जो डोमेस्टिक वहां पे और लोग हैं वो भी ये बात समझे कि ईरान के पास उनका डोमेस्टिक ऑडियंस इस बात से खुश हुआ होगा कि उसने एक के बदले 7-8 टारगेट पे निशाना साधा। ये बिल्कुल पिछले साल भी ये जवाब जब हमने देखा था कि ऐसी रिटेलिएशन में जब ईरान ने अटैक किए थे, तब अब मैं हाल ही में जब गया तब अक्सर मैंने लोगों से बातचीत की तो श्वेता उन्होंने बहुत स्पेसिफिक ये बात की कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है, ईरान वो देश नहीं है जिसके ऊपर आप अटैक करेंगे वो रिटेलिएट ना करे, हमारी मिसाइल पावर बहुत ज्यादा। तो ये लोगों में एक ग्लोरी के तौर पर है कि हमारी कैपेबिलिटीज जो है वो इतनी तो है कि भले ही हमारे पास अच्छी एयरफोर्स ना हो, हमारे पास अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम ना हो, लेकिन हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी हैं जिसका लोहा उन्होंने इजराइल ने भी माना और अमेरिका ने भी माना और यहां तक कि रशिया और चाइना जैसे मुल्क भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या प्रोटेस्ट इतने वाइड स्प्रेड हैं कि हम कहें कि पूरा का पूरा ईरान नाराज है? देखिए, इस बात को समझने के लिए ईरान जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि लोगों का ज्यादा गुस्सा इकोनॉमिक सैंक्शंस को लेकर है, नाराजगी सैंक्शंस को लेकर है। अब उसको आप बदलने की कोशिश करें रिजिम चेंज को लेकर, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे या फिर इजराइल के हमले से एकजुट हो सकता है वो देश? ये देखिए, मैं तो आपको 11 और 12 फरवरी की वो तारीख बता सकता हूं जो मैंने अपनी आंखों में कैद की। लाखों की संख्या में लोग आजादी स्क्वायर हो, तेहरान के अलग अलग इलाके हो या कुम हो, इन इलाकों में इकट्ठा हुए प्रो रिजिम के लिए, यानी रिजिम को सपोर्ट करने के लिए। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा, युवाओं ने, कि हम जितनी परेशानियां झेल रहे हैं इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो अमेरिका ही है, क्योंकि हम पर इकोनॉमिक सैंक्शंस इतने ज्यादा लगा रखे हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये सरकार भी या रिजिम भी ये समझाने की लोगों को कोशिश कर रहा है कि हम तो तैयार हैं आपको सारी चीजें देने के लिए, लेकिन हम पर इकोनॉमिक सैंक्शंस इतने ज्यादा हैवी लगे हुए हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब एक और सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान पर भी ईरान हमला करने वाला है? इस सवाल की वजह कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का भेजा गया अलर्ट है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास जो कराची में स्थित है उसके कर्मचारियों को सोमवार तक बाहर घूमने से मना किया गया है। कर्मचारियों की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने हमला किया है, उसके बाद सवाल यह है कि क्या अगली बारी पाकिस्तान की है? प्रणय, क्या यह संभव है? प्रणय, क्या यह संभव है कि कराची में, पाकिस्तान में ईरान का अटैक हो सके? अमेरिकी दूतावास के इस अलर्ट को कैसे समझें? देखिए, जिस तरीके से लगातार अमेरिका को इस बात की आशंका है कि तीसरे देश में अगर आप देखें कि किस तरीके से ईरान ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया है, चाहे वो इराक के अंदर हजदल शाबी हो, चाहे यमन के अंदर हूथी हो, चाहे हमास हो या फिर यमन के अंदर हिजबुल्लाह हो, इन तमाम प्रॉक्सीज के जरिए ईरान की अगर कोई प्रॉक्सी है, ईरान सुसाइड बॉम्बिंग जैसे टैक्टिक्स का अगर इस्तेमाल करता है, अमेरिकन को टारगेट करता है, उसी की आशंका के मद्देनजर ये जो एक एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका को इस बात की आशंका है कि तीसरे देश के अंदर भी टारगेट किया जा सकता है उसके हितों को, और उसी के मद्देनजर एक अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के अंदर आप जानती हैं कि किस तरीके से ये जो तंजीमें हैं इनका ताना बाना कितना उलझा हुआ है, और उसके अंदर पाकिस्तान का स्टेट भी कई बार कितना कमजोर साबित होता है। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ समय के दौरान लगातार हमले हुए हैं। इमाम बारगाह जो कि शियाओं का की बड़ी मस्जिद थी, उनका जो इमामगाह थी, वहां पर जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग हुई, तो सुसाइड बॉम्बिंग और टारगेटेड किलिंग
किलिंग, टारगेटेड अटैक पाकिस्तान के अंदर होते रहते हैं। ऐसे में अमेरिका का ये अलर्ट जारी करना निश्चित रूप से अपने डिप्लोमेट्स और अमेरिकी नागरिकों को आगाह करने की एक कोशिश है, और निश्चित रूप से इसी तरीके के अलर्ट जो हैं वो कई इलाकों के अंदर जारी किए गए हैं। अमेरिका ने कल ही अपना जो एक अलर्ट है वो खास तौर पर कतर के अंदर कुछ दिनों पहले जारी किया था अमेरिकी नागरिकों को नॉन एसेंशियल ट्रैवल के लिए, और खास तौर पर जो मिशन स्टाफ है, नॉन फैमिली स्टेशन उसे बनाया गया था अमेरिकी फौजियों के लिए भी। इसके अलावा इजराइल के अंदर भी अमेरिका ने इसी तरीके की कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले एक अलर्ट जारी किया था। अमेरिकी जो दूतावास है उसकी तरफ से कहा गया था कि जो अमेरिकी नागरिक वहां पर हैं और खासतौर पर जो अमेरिकी डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो उसे नॉन एसेंशियल जो फैमिली स्टेशन है उसमें तब्दील करे, जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है वो इजराइल में ना दे। यानी इस बात की आशंका थी, एक पहला सिग्नल दिया गया था नागरिकों को, और इसके अंदर अमेरिका को इस बात की आशंका है कि अन्य देशों के अंदर भी उसके नागरिकों को टारगेट किया जा सकता है, खासतौर पर उसके डिप्लोमेट्स को। तो इसी को आशंका को दरकिनार करने के लिए, इसी आशंका को कवर करने के लिए उसने ये अलर्ट जारी किया है। जी जी, तो ईरान के हमले की ये बड़ी खबरें और बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार पूरा पश्चिम एशिया का इलाका इस समय जल रहा है। अगर आप ईरान के ऊपर की गई कार्रवाई को देखें तो ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है, चाहे तेहरान हो, चाहे कूम हो, चाहे इस्फहान हो। ये बड़े शहर हैं ईरान के जहां पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। और अब आपको बता दें कि ईरान को लेकर जो तमाम बयान दिए जा रहे थे, जो तमाम चीजें दावे किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, बड़ा खंडन करते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई सुरक्षित हैं। यानी ईरान की तरफ से ये बताने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि ईरान की लीडरशिप इस समय सुरक्षित है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है समाचार एजेंसियों के हवाले से कि ईरान के सुप्रीम लीडर एक बयान जारी करने वाले हैं, मीडिया स्टेटमेंट उनका आने वाला है।